चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अब करते हैं कोरोना के बढ़ते संकट की। देश कोरोना संकट से इस वक्त जूझ रहा है। कोरोना की बढ़ती पॉजिटिविटी रेट ने सबको हैरान करके रख दिया है। कोरोना के कम होने की समीक्षा बैठक सभी कर रहे हैं और उम्मीद भी लगाए बैठे हैं। रोजाना कोरोना के नए नए रिकॉर्ड बनते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। सरकारें कोरोना पर लगाम लगाने की हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन कोई नतीजा हाथ में नहीं लग रहा है। एमपी छत्तीसगढ़ में आखिर क्या है पॉजिटिविटी रेट का स्तर और किन जिलों में कोरोना से हो रहा है ज्यादा बुरा हाल, और पूरे देश के मुकाबले क्या है एमपी और छत्तीसगढ़ की स्थिति, इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा के लिए खास मेहमान भी होंगे हमारे साथ मौजूद। लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखिए इस रिपोर्ट को। देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति लगातार खतरनाक होती जा रही है और जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे डर और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इंदौर, भोपाल और जबलपुर सहित तमाम शहरों में कोरोना की रफ्तार को देखते हुए संडे लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया, लेकिन लॉकडाउन और कर्फ्यू भी बेअसर साबित हो रहा है। एमपी में पॉजिटिविटी रेट भी लगातार बढ़ता जा रहा है। पॉजिटिविटी रेट जिस रफ्तार से बढ़ रहा है वो काफी ज्यादा परेशान करने वाला है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन भी नहीं होता दिख रहा। अगर पॉजिटिविटी रेट पर नजर डालें तो एमपी में पॉजिटिविटी रेट 8.2% तक पहुंच चुका है। बीते 7 दिन में कुल 1,72,894 टेस्ट हुए। 15,883 लोग पॉजिटिव निकले हैं। पिछले साल सितंबर जैसे हालात बन चुके हैं। भोपाल में पॉजिटिविटी रेट 20% तक पहुंच गया है। इंदौर में 18% है पॉजिटिविटी रेट। एमपी में 1 मार्च को 334 नए संक्रमित मिले थे। 1 मार्च को पॉजिटिविटी रेट 3.1% था। 15 मार्च को 564 नए मरीज मिले। 15 मार्च को पॉजिटिविटी रेट 7.4% हो गया। छत्तीसगढ़ में भी पॉजिटिविटी हैरान करने वाली है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग के हालात तो महाराष्ट्र के जैसे हो गए हैं। हालात को देखते हुए दुर्ग में 6 से 14 अप्रैल तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला भी लिया गया है। अगर छत्तीसगढ़ के पॉजिटिविटी रेट पर नजर डालें तो छत्तीसगढ़ में पॉजिटिविटी रेट 11.3% है। राजधानी रायपुर में 34.9% है पॉजिटिविटी रेट। छत्तीसगढ़ में 1 मार्च को 239 नए संक्रमित मिले थे। 1 मार्च को पॉजिटिविटी रेट 1.4% था। 15 मार्च को 430 नए संक्रमित मिले। 15 मार्च को पॉजिटिविटी रेट 2.4% हो गया। आइए अब आपको ये भी बताते हैं कि देश के बाकी हिस्सों में पॉजिटिविटी रेट का स्तर क्या है। महाराष्ट्र 23%, पंजाब 8.82%, छत्तीसगढ़ 11.3%, मध्य प्रदेश 8.2%, तमिलनाडु 2.50%, कर्नाटक 2.45%, गुजरात 2.2%, दिल्ली 2.04%। देश में कोरोना जिस रफ्तार से बढ़ रहा है वो काफी ज्यादा परेशान करने वाला है। अगर कोरोना से जुड़े देश के 24 घंटे के आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में 24 घंटे में 89,019 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 44,176 संक्रमित ठीक हुए हैं। 24 घंटे में महामारी से 713 लोगों की मौत हुई। 16 सितंबर को सबसे ज्यादा 97,860 मरीज मिले थे। इसके बाद ये आंकड़ा कम होना शुरू हो गया था। देश में 1,24,00,000 लोग इस महामारी की चपेट में, करीब 1,15,00,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में अब तक 1,64,000 लोगों की जान गई। 6,55,000 लोगों का इलाज चल रहा है। कहां एक वक्त पर देश में कोरोना के 10 से 12,000 केस आने लगे थे और कहां फिर से 80,000 के पार आंकड़े मौत और बीमारी का आडंबर करने लग गए हैं। तो ऐसे में फिर ये सुगबुगाहट तेज हो गई है कि क्या देश में फिर से लॉकडाउन लग सकता है। हालांकि देश एक बार लॉकडाउन का दौर देख चुका है और उस दौरान जो हुआ उसे देखकर शायद कोई नहीं चाहता कि देश एक बार फिर लॉकडाउन का दौर देखे। यही वजह है कि सभी राज्य लॉकडाउन को लेकर अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। चलिए, तो ये देश एक बार फिर से लॉकडाउन की ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पे हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तपन तोमर जी बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ी है इस पैनल में। साथ ही कांग्रेस की तरफ से अजीत भदौरिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। दीप्ति चौरसिया मेरी सहयोगी राजधानी भोपाल से जुड़ी हुई हैं। अपडेट्स देंगे कि आखिर कैसे हालात राज्य में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तपन जी, मैं आपके ही पास आना चाहूंगी। किस तरीके से आप देख रही हैं, क्योंकि आप एक तरफ से तो सरकार ने क्लियर कर दिया है कि लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, लेकिन आखिरकार लॉकडाउन लगाना पड़ा, खासतौर से छिंदवाड़ा में 88 घंटे का। आगे क्या स्थितियां हम देखें? क्या आपको लगता है कि सरकार अब तक कामयाब रही है कोरोना की रोकथाम में? जी करिश्मा जी, देखिए पिछले वर्ष जिस तरह से कोरोना का पहला चरण भारत देश में आया और माननीय प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी
की अथाह मेहनत और जनता के सहयोग से जिस तरह से हमने कोरोना पर विजय प्राप्त की थी और लगभग जनवरी, फरवरी, अक्टूबर या नवंबर के आसपास हमको लग रहा था कि कोरोना से हम लोग लगभग दूरी की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से जागरूकता को लेकर के, देखिए जनता के सहयोग से ही ये सब हो पाया था। 2 गज दूरी, मास्क है जरूर, या जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, इन सब माध्यमों से जब हम आगे बढ़ रहे थे तो हमने देखा कि जब जनवरी में 1 जनवरी को हमारे वैज्ञानिकों ने हमें ये उपहार दिया कि कोरोना वैक्सीन हमें प्राप्त हुआ, तो कहीं ना कहीं सभी के मन में ये भाव आया कि अब कोरोना से निपटने के लिए हमारे पास दवाई है। और कुछ ना कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि बाद में पुनः ये कोरोना भयावह स्थिति की ओर आगे बढ़ने लगा। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश में न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश में भी माननीय शिवराज जी ने अभी 2 दिन पहले गृह मंत्री जी और बाकी सभी अधिकृत लोगों के साथ बैठक की, जिसमें कमिश्नर, कलेक्टर साहब, मेडिकल कॉलेज के डीन हैं, उन सभी से जिलेवार जानकारी ली और उन सभी जगहों पर कोरोना नियंत्रण की दिशा में शासकीय और गैर शासकीय अस्पतालों में बेड की स्थिति कैसी बनाई जाए, साथ ही आइसोलेशन है, ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की संख्या जिस तरह से बढ़ाई गई है, पहले 20,139 थी, अब 35,621 कर दी गई है, जिसमें भोपाल में 3,985 बेड बढ़ गए हैं और इंदौर में 4,886 बेड से बढ़ा करके 10,000 बेड कर दिए गए हैं। तो ये सभी चीजें सरकार की तरफ से तो हो ही नहीं है, जिसमें निःशुल्क दवाई भी सरकारी अस्पतालों में मिल रही है, और चाहे वो वेंटिलेटर हो, चाहे पर्याप्त बेड हो, चाहे दवाई हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे पीपीई की। इंदौर भोपाल आखिर उसी राह पे क्यों जा रहे हैं? इंदौर भोपाल में आखिर क्यों संक्रमण के मरीज बढ़ते जा रहे हैं? जी देखिए करिश्मा जी, सरकार अपनी तरफ से सार्थक कदम बढ़ा रही है और लगातार उस दिशा में काम कर रही है कि हम कोरोना से मुक्ति पाए। लेकिन जैसा कि मैंने आरंभ में ही कहा कि जनता के सहयोग के बिना कोई भी आयोजन, कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। अगर इससे पहले सफल हुआ है तो स्वाभाविक है उसमें जनता का सहयोग था। और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि हमारा विपक्ष जहां एक और इन सभी चीजों को लेकर के सहयोग की नीति अपनाना चाहिए, भ्रमित नहीं करना चाहिए, वहां न रहते हुए ये लोग भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं और लोगों को। ठीक है तपन जी, मैं अब विपक्ष की तरफ से रिएक्शन ले लेती हूँ। जी ठीक है तपन जी, मैं मानती हूँ सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है और लोगों की भी भागीदारी उतनी ही ज्यादा जरूरी है, जो कि दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है लोगों को जागरूक करने के लिए। और दूसरी चीज, मैं उस टॉपिक पर भी आऊंगी, जब जनसभाएं होती हैं तो क्या माननीयों के लिए कुछ अलग ही नियम बन जाते हैं? उस समय क्या कोरोना नहीं रहता? ठीक है, वो मैं बात करूंगी। अजीत भदौरिया जी, क्या जवाब देंगे आप? किस तरीके से देख रहे हैं सरकार के प्रयासों को? देखिए करिश्मा जी, मैं बहुत आश्चर्यचकित था कि इतनी लंबी हमारी भारतीय जनता पार्टी की बहन ने अपना वक्तव्य दे दिया और अभी तक विपक्ष या नेहरू जी को जिम्मेदार नहीं ठहराया। तो परंतु जो उनको ट्रेनिंग दी जाती है, अंत में उसने उसका भी पालन किया और विपक्ष के ऊपर ठीकरा फोड़ने का प्रयास किया। जहाँ तक कोरोना की बात है, कोविड-19 की बात है आदरणीय करिश्मा जी, तो हमें वास्तव में ईमानदारी से गंभीर होना पड़ेगा। आज बहुत भयावह स्थिति है। जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सितंबर 20 को जो आंकड़े थे उससे हम कुछ 1,000 पीछे ही हैं। आज अगर ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में 70% मार्च में 70 गुना ज्यादा आंकड़े बढ़ चुके हैं, जहां जनवरी में केवल 537 और फरवरी में 132 से आज आप देखिए 1132-35 के करीब आंकड़े पर मार्च महीने पहुंच गए। तो इस भयावह स्थिति को हमें समझना पड़ेगा राजनीतिक दलगत भावना से ऊपर, और इस बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि जो सरकार में है, जिस राज्य में सरकार में, जहाँ पे जिस राज्य में कांग्रेस सरकार में, वहाँ कांग्रेस की सरकार की जिम्मेदारी है। जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी अजीत भदौरिया जी, यहाँ पे मैं कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहूंगी। मुझे नहीं लगता कि जहाँ पे जिस राज्य में सरकार है उसकी जिम्मेदारी बनती है। भाई पक्ष और विपक्ष दोनों की ही जिम्मेदारी बनती है। जनता तो जिस तरीके से आप भी वादे करते हैं कि हम सरकार में आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, तो आप भी उन वादों को पूरा करें ना। एक और सवाल है मेरा आपसे, आप कहते हैं कि ठीक है, आप कहते हैं कि सरकार विपक्ष पर ठीकरा फोड़ते हैं। ये बताएं कि कांग्रेस की तरफ से कितने लोग गए वैक्सीन करवाने के लिए? ये जिम्मेदारी तो आप लोगों की ही बनती है। जब तक आप एक संदेश नहीं देंगे तो लोगों तक ये संदेश कैसे पहुंचेगा? आप नाम गिनवा दीजिए मुझे, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बाद कौन कौन पहुंचा है? सब लोग पहुंचे। अगर कोई
फोटो नहीं डालता है सोशल मीडिया पे तो आवश्यक थोड़ी ना है कि उसने ठीक है, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए ना सर, उसका रिकॉर्ड हमारे पास भी रहता है। दीप्ति, मैं आपके पास आना चाहूंगी, मैं लौटूंगी सर आपके पास। जी मेरी बात पूरी हो जानी थी। ठीक है, चलिए मैं आपको 2 मिनट का समय देती हूँ। एक सेकंड, मैं यहाँ तक बात आप सरकार की कर रहे हैं तो सरकार के लोगों की है। आपने कहा आज आप देखिए शिवराज सिंह जी 5 तारीख को पोहरी आ रहे थे, कल उनके मंत्री ने वहां पे बैठ के अधिकारियों की मीटिंग ली बिना मास्क के मीटिंग। क्यों भाई? क्योंकि जनता को मास्क है, नहीं मास्क लगाएगा तो चालान कर देगी सरकार। सरकार के लोगों, सरकार को मास्क फ्री है सरकार। तो ये क्या है, संडे को लॉकडाउन होता है परंतु मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो इसलिए लॉकडाउन ओपन कर दिया था। वो तो भला हो सोशल मीडिया का और आप सबके माध्यम से मुख्यमंत्री जी की आंखें खुली, उन्होंने अपना प्रोग्राम निरस्त कर दिया। तो कम से कम ये चीज है, स्थिति सरकार को बनानी पड़ेगी, उदाहरण सरकार को प्रस्तुत करना पड़ेगा, तब आम जनमानस। मैं मानती हूँ कि एक दिन के लॉकडाउन से कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं हालांकि थोड़े बहुत आंकड़ों में कमी आ रही है, लेकिन बस ये किस तरीके का कॉन्सेप्ट है कि क्या सिर्फ संडे को ही कोरोना भागेगा। मैं लौटूंगी आपके पास। दीप्ति, आप तो ग्राउंड रिपोर्टिंग करती हैं, आप बताएं कि किस तरीके से आप सरकार के प्रयासों को देख रही हैं और विपक्ष की तरफ से क्या कुछ जिम्मेदारियां निभाई जा रही हैं। वो रिकॉर्ड भी हमें दीजिएगा कि विपक्ष की तरफ से कौन कौन पहुंचा वैक्सीन लगवाने के लिए। देखिए, सरकार की तरफ से कोशिशें तो पूरी की जा रही हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि थोड़ी सी और सख्ती की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ ज़िलों में तो लगभग 2 दिन का लॉकडाउन लग चुका है, लेकिन कुछ ज़िले ऐसे हैं जिसमें संडे का भी लॉकडाउन नहीं है। मतलब संडे लॉकडाउन तो होता है, लेकिन उसका बहुत एक दिन के लॉकडाउन का बहुत फ़र्क नहीं दिखता। बस ये होता है कि संडे के दिन चूँकि वीकेंड होता है तो भीड़ बाज़ारों में ज़्यादा होती है, पर सिंगल डे के कारण जो है चेन ब्रेक नहीं होती है। और अगर चेन ब्रेक करनी है तो मुझे लगता है कि कम से कम 5 दिन का लॉकडाउन होना चाहिए। और हालात इस समय बहुत बिगड़ते जा रहे हैं, खास करके इंदौर और भोपाल के देखें, बहुत कोशिशों के बाद भी इन दोनों शहरों में कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। जहां तक बैतूल छिंदवाड़ा की बात है तो चूंकि ये जिले महाराष्ट्र से लगे हुए हैं, इसलिए इन पे खास ध्यान दिया जा रहा है और एक साथ 2-2 दिन का लॉकडाउन करा जा रहा है। लेकिन इंदौर और भोपाल में एक वीक में एक सिंगल लॉकडाउन होता है और उस सिंगल लॉकडाउन का कितना असर पड़ रहा होगा। तो कहीं ना कहीं चेन ब्रेक करने के लिए कुछ और चीज़ों की भी ज़्यादा ज़रूरत है और सख्ती की भी ज़रूरत है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि या तो लॉकडाउन नहीं करते हुए बाजारों के टाइम फिक्स कर दिए जाएं। दूसरा, वैक्सीनेशन पे बहुत जोर दिया जा रहा, तो वैक्सीनेशन तो निश्चित ही सरकार की तरफ से सभी मंत्रियों ने भी लगवाया है। अब तो अब आम पब्लिक भी जो 45 से ऊपर की एज में आ गई, इसमें काफ़ी हद तक आम जनता में भी उत्साह दिखाई दे रहा है, वो भी वैक्सीनेशन करा रही है। और अच्छी बात यह है कि कई सारी जगहों पर अब इसके लिए सेंटर्स भी बना दिए गए हैं। लेकिन रही बात इस बात की कि कांग्रेस कितना वैक्सीनेशन करा रहे हैं, कांग्रेस के नेता, और कितना नहीं करा रहे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि कुछ नेता तो करा रहे हैं और सोशल मीडिया पे वो शो भी कर रहे हैं, और कुछ नेताओं ने अगर कराया हो और सोशल मीडिया पे नहीं हो तो उस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की जरूर कमी लग रही है कि कांग्रेस के नेताओं की तरफ से वैक्सीनेशन की अपील जरूर थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री ने वैक्सीनेशन कराते हुए अपील करी थी जनता से कि आप सभी वैक्सीनेशन कराएं, जो कि जरूरी है। तो अब सरकार कोशिश ये कर रही है कि किसी तरह लॉकडाउन करके, सख्ती बरत के, मास्क के बिना घूमने वालों की सख्ती बरत के किसी तरह कोशिश करके इन्हें कंट्रोल किया जाए। लेकिन जिस तेजी से कोरोना बेकाबू हुआ है, कंट्रोल करना बहुत आसान नहीं दिखाई दे रहा। और बिल्कुल ये पक्ष और विपक्ष दोनों की ही जिम्मेदारी बनती है, साथ ही जनता की भी इसमें जिम्मेदारी बनती है। मैं लौटूंगी आप सभी के पास। इसी बीच देखिए, एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है रायपुर से। कोरोना को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग शुरू हो गई है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री रविंद्र चौबे, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और रविंद्र चौबे बैठक में मौजूद हैं। रायपुर जिला प्रशासन के साथ ये मीटिंग हो रही है। कलेक्टर, एसपी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इसमें मौजूद हैं। रायपुर जिले को लेकर समीक्षा बैठक हो रही है। लॉकडाउन को लेकर एक बड़ा फैसला हो सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, जहां कोरोना को लेकर एक बड़ी बैठक यहां पे चल रही है। स्वास्थ्य मंत्री और उसके साथ ही मंत्री रविंद्र चौबे इस बैठक में मौजूद हैं। प्रशासन के साथ ये मीटिंग हो रही है। हालांकि छत्तीसगढ़ के तो हालात बेकाबू हो चुके हैं, खासतौर से दुर्ग, जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा संक्रमित है, और ऐसे में दुर्ग में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन क्या पूरे राज्य में लॉकडाउन लगाया जाएगा, ये देखना होगा। आदित्य मेरे सहयोगी अधिक अपडेट्स के लिए जुड़ चुके हैं। आदित्य, बैठक को लेकर क्या अपडेट्स है, क्या कुछ अभी कोई बातें निकलकर सामने आई? बिल्कुल, देखिए इस बैठक में चूंकि स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद हैं, रायपुर के प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे भी मौजूद हैं और पूरा प्रशासनिक अमला भी मौजूद है। रायपुर में जिस तरह से लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, बेड्स बढ़ाने को लेकर चर्चा हो रही है, वैक्सीनेशन को लेकर भी चर्चा हो रही है, और यही परिस्थितियां रही 4-5 दिन तक, तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। इन परिस्थितियों पर विचार हुआ।
फिलहाल ये बैठक चल रही है और जिस तरह से रायपुर के मामले बहुत ज्यादा आ रहे हैं उसको लेकर ही इस बैठक में निर्णय लिया जा रहा है कि आगे आने वाले समय में 4 से 5 दिन और जबरदस्त वैक्सीनेशन लगभग कल 3,20,000 के आसपास वैक्सीनेशन हुआ जब तक का हाईएस्ट था। इसी रफ्तार से अगर हम आगे बढ़े तो ही आगे हम दिक्कत जो है वो खत्म कर पाएंगे। लॉकडाउन तो आखिरी विकल्प है, उसके पहले के विकल्पों पर पूरा विचार किया जा रहा है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। इस बैठक से जुड़ी आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। तो फिलहाल हाई लेवल ये मीटिंग चल रही है और उसके बाद कोई बड़ा फैसला उम्मीद कर सकते हैं कि लिया जा सकता है। चलिए वापस हम चर्चा की तरफ रुख करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत भदौरिया जी, आपके इस पास आऊंगी। जिस तरीके से आपने कहा कि जिस राज्य में जिसकी सरकार वही जिम्मेदार होनी चाहिए और उसको ही पूरी कोशिशें करनी चाहिए, तो छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार है, तो छत्तीसगढ़ के हालात क्यों इतने बेकाबू हैं? बिल्कुल, वहाँ की परिस्थिति के अनुसार सरकार को कदम उठाना चाहिए। मानते सरकार हैं ना अपने आप को प्रस्तुत करे। हाँ बिल्कुल मानते हैं, वो उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए वहाँ के मंत्री मुख्यमंत्रियों को। यहाँ के मुख्यमंत्री मंत्रियों का अनुसरण नहीं करना चाहिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मंत्रियों का, कि आके खुद कोरोना के बाघ बन रहे हैं। आज आप बताइए, शिवराज सिंह जी पूरे देश में घूम के आ रहे हैं, बंगाल, तमिलनाडु, आसाम में, मध्य प्रदेश में आके क्वारंटाइन हो रहे हैं क्या? क्यों नहीं क्वारंटाइन हो रहे? क्यों नहीं अपना सीपीआर टेस्ट करा रहे? सीपीआर टेस्ट क्यों नहीं करा रहे एयरपोर्ट पे उतर के शिवराज सिंह जी? उनको कराना चाहिए। राहुल गांधी जी कोविड टेस्ट कराना। जब विदेश यात्रा पर जाते हैं तो कितनी बार क्वारंटाइन हुए, जरा बता दें। अरे अब राहुल गांधी, जवाहरलाल नेहरू का नाम लेने लगो। राहुल गांधी, ये तो जिम्मेदारियों से भगना होता है। अरे ये जिम्मेदारियों से भगना होता है करिश्मा जी, ये जिम्मेदारियों से भगना होता है। अति चरम पर है, उसमें तो ये जिम्मेदारियों से भगना है बहन जी। कोरोना वैक्सीनेशन में घोटाला कर चुके हो आप लोग। 1,23,954 लोगों का एक ही मोबाइल नंबर है, वैक्सीन तक खा रहे हो। अरे महाराष्ट्र सरकार वैक्सीन तक खा रही है, वैक्सीन खा रहे हो। लाशों पे, कब्रों पे कफन बेचने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोगों, तुम लोग वैक्सीन बेच खाई। चलिए ठीक है, हम लौटेंगे इस मुद्दे पर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये आप दोनों की जिम्मेदारी यहाँ पे बनती है कि एक अच्छा संदेश यहाँ पे जनता को इस मंच के माध्यम से दिया जाए। लौटूंगी आपके पास। इस वक्त हमारे साथ पैनल में डॉक्टर शरद पंडित जी वो भी जुड़ चुके हैं, जो कि हेल्थ एक्सपर्ट है। शरद जी, आपका बहुत स्वागत है। जानना चाहेंगे शरद जी, जिस तरीके से दूसरी लहर कोरोना की काफी ज्यादा घातक और खतरनाक मानी जा रही है, किस प्रकार आप अभी देश की स्थितियों को देख रहे हैं? देखिए, ये दूसरी जो वेव आई है कोरोना की, इसके संबंध में मैं यही कहूंगा कि हमको एक अनुशासन का पालन करना पड़ेगा। जो निर्देश है उसको जो है अपनाना होंगे, और जो ट्रेसिंग और टेस्टिंग और ट्रीटमेंट, ये जो हमारे जो नॉर्म्स हैं, इनका पालन हर किसी को जो है करना पड़ेगा। शासन स्तर पर भी जैसे भी हो, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन द्वारा लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। अब हमारे पास कोरोना का वैक्सीन भी अवेलेबल है, इसकी हमको स्पीड बढ़ाना पड़ेगी। क्या हमको जितने अधिकतम लोगों का हम टीकाकरण कर सके उसको करना होगा। शासन इस स्तर पर प्रयास जरूर कर रही है, परंतु जब तक समुदाय आगे नहीं आएगा, समुदाय की सहभागिता हमको नहीं मिलेगी, तब तक ये हमारे प्रयास जो है वो बोने साबित होते हैं। तो इस संबंध में मेरा यही कहना है कि सबसे पहले तो जो चीज है वो ट्रेसिंग हमारे स्क्रीनिंग सेंटर को बड़ा मुस्तैदी से काम करना पड़ेगा। बीच में ये जानकारी आई थी और कुछ जगहों पर ये रिपोर्ट हुए थे कि हमारे जो स्क्रीनिंग सेंटर्स थे वो बराबर काम नहीं कर रहे या उनकी संख्या घटा दी गई थी। दूसरा जो है वो टेस्टिंग, आज भी कई जगहों पर ये हम जो है सूचनाएं मिलती हैं कि हमारे टेस्ट किट्स पर्याप्त नहीं है। तो टेस्ट किट हमको देखना पड़ेगा कि जो केसेस आ रहे हैं, जो सस्पेक्टेड केसेस है या संभावित जो है वो इस तरह के केसेस जिनमें कोरोना की संभावना है, उनके टेस्ट बराबर हो और उसकी रिपोर्ट मिले। रिपोर्ट टाइमली मिलती रहे, ये भी बहुत आवश्यक है। टेस्ट कर लिया और रिपोर्ट यदि हमारे जो है वो 6 दिन 7 दिन नहीं आएगी, 10-10 दिन तक नहीं आएगी, तो हमारा जो है वो जो है पूरा जो प्रयास है वो निरर्थक हो जाएगा। और इसके साथ साथ ट्रीटमेंट पार्ट में हम ये महसूस कर रहे हैं कि अभी भी हमारे पास जो व्यवस्थाएं होना चाहिए, बेड्स की संख्या, हमारे पास वेंटिलेटर की व्यवस्था, वो चीजों में कहीं ना कहीं जो है हमको उसका प्रबंधन को और जो है मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये सब चीजों का यदि पालन करेंगे और उसके साथ साथ जो इसकी जो सामान्य गाइडलाइन है, जो मास्क लगाना, इसके अतिरिक्त जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, हैंड वॉशिंग या सफाई, ये सब चीजों को भी जो है उसी तरह
हम अनुसरण करते रहे जैसे पूर्व में करते रहे। बिल्कुल, आपने सही सुझाव दिए और आपने जिस चीज़ों पर यहाँ पे बात की, मुझे लगता है कि उस पर फोकस करना इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है। तपन जी, आपके ही पास आऊँगी। जिस तरीके से बात की जा रही है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ को दुरुस्त करना है, क्योंकि अभी बहुत ज़रूरी है, एक तो वैक्सीनेशन पर जोर देना, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे जनता के हित के बारे में इस वक्त सोचना चाहिए और मुझे लगता है कि सरकार प्रयास भी कर रही है। लेकिन अगर जनता का सहयोग नहीं मिल पा रहा है तो ये जिम्मेदारी भी तो आप लोग की है कि जागरूकता जनता के बीच में पहुंचाई जाए। और इसके साथ ही एक चीज ये निकलकर सामने आ रही है कि अगर कोई टेस्ट के लिए जा रहा है तो उसकी रिपोर्ट लेट मिल रही है, तो क्या लगता है आपको, क्या यहाँ एक कमी छूट रही है? नहीं, देखिए करिश्मा जी, चाहे बेड हो, चाहे वेंटिलेटर हो, चाहे दवाई हो, ऑक्सीजन हो, पीपीई किट हो, सभी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। मैं आपको बताऊं, 1 अप्रैल से प्रतिदिन वैक्सीनेशन को आकर के 4,19,000 प्रतिदिन कर दिया गया है, जिसमें भोपाल में 40,000 और इंदौर में 50,000 तक वैक्सीनेशन हो रही है। अगर कहीं कोई कमी दिखती है तो स्वाभाविक है कि सरकार उसका संज्ञान लेगी और उसमें और अच्छे बेहतर परिणाम आए, इसको लेकर के भी काम होगा। लेकिन न केवल सरकार, भारतीय जनता पार्टी संगठन भी लगातार सड़कों पर काम कर रही है। जिस तरह से हमने देखा था कि पहले चरण में चाहे वो घर घर अन्न पहुंचाने की बात हो या पका भोजन पहुंचाने की बात हो या लोगों को उनके घर तक पहुंचाने की बात हो, आज भी भारतीय जनता पार्टी संगठन हेल्प डेस्क के माध्यम से जिला, मंडल और वार्ड स्तर पर लोगों को लगातार जागरूक कर रही है। जैसा कि 1 अप्रैल से 45 वर्ष से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, तो अगर हम देख रहे हैं कि कोई वृद्धजन अकेले रह रहे हैं या उनको कहीं जाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो उनको ले जाकर के टीकाकरण भी कराया जा रहा है और सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर। अजीत जी कुछ कहना चाहते हैं क्योंकि समय की मेरे पास कमी है। जी अजीत जी, संक्षिप्त में अपनी बात रखिएगा। अजीत जी से पूछना चाहती हूँ, ये जो ज्ञान मध्य प्रदेश में ये बांटते हैं, ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के समय इनके मुंह में दही क्यों जम जाता है? अजीत जी, नहीं, दही नहीं जमता, बिल्कुल। हमने तो अभी स्वीकार किया ना, करना चाहिए सरकार। हम तो स्वीकार कर रहे हैं जनता के भलाई के। वैक्सीन घोटाला नहीं करना चाहिए और ये झूठ प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। करिश्मा जी, आज सोशल मीडिया पे आपके भोपाल के इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूज चैनल ग्रुप के एक बड़े एडिटर ने खुद शेयर किया कि वेंटिलेटर और उनके बेड नहीं मिला। मैं आपकी तरफ रुक करूंगी। धरातल पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं आप देख रही हैं? मेडिकल फैसिलिटीज की हम बात कर रहे हैं और इसके साथ ही टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे दावे किए जा रहे हैं, क्या वो हकीकत है? आप लोग लाते कहाँ से, जरा थोड़ा बताइए। अरे इनकी डाउन करो, अनावश्यक क्यों चिल्लाती हो? दीप्ति, मैं दीप्ति के पास जा रही हूँ। दीप्ति बताइए। सोशल मीडिया पर लगातार गला खराब हो। कोविड सेंटर थे वो बंद हो चुके हैं। अब जो पुराने अस्पताल थे, जी, जो अस्पताल पहले से हैं उन्हीं में अब कोविड का इलाज हो रहा है। बाकी कोविड केयर सेंटर जितने बने थे वो सब बंद कर दिए गए थे। तो इंदौर और भोपाल में तो हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। हालांकि वैक्सीनेशन बहुत तेजी से हो रहा है और वैक्सीनेशन का जो है पूरे मध्य प्रदेश में उसको एक मुहिम की तरह चलाने की बात हो रही है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा है कि 2 दिन के लॉकडाउन पर भी विचार होगा, जनसंख्या के हिसाब से लॉकडाउन लगेगा। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ कोविड सेंटर्स खोले जा सकते हैं। तो हो सकता है कि इंदौर और भोपाल में कुछ कोविड सेंटर और खोले जाएं। और मीनवाइल इसी बीच में जो सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि वैक्सीनेशन को किसी तरह से तेजी से बढ़ाया जाए। बिल्कुल, आपने सही कहा कि अभी जोर वैक्सीनेशन पर देना होगा और मैं उम्मीद करती हूं दोनों ही राजनीतिक दलों से कि इस पे काम करेंगे और जो पॉलिटिकल गतिविधियां हैं कहीं ना कहीं उस पे भी ब्रेक लगाएं, क्योंकि इन पॉलिटिकल गतिविधियों में ही कोरोना सबसे ज्यादा फैलता है और मुझे लगता है कि आप दोनों इससे इत्तेफाक रखते होंगे। बिल्कुल, बीजेपी को ये सीखना चाहिए, बीजेपी के संज्ञान में लाए। कांग्रेस को क्या करना चाहिए? सरकार है, अगर कांग्रेस कोई गलत काम करे आप केस रजिस्टर्ड करो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। तपन जी, अजीत भदौरिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही शरद जी भी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। दीप्ति, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो कोरोना को रोकना है, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हर एक कदम उठाए जाएं, इसलिए जनता की भी भागीदारी इसमें जरूरी है। सतर्क, सावधान रहे, लगातार हमारी आपसे अपील है, क्योंकि दूसरी लहर बहुत घातक है। इसी के साथ फिलहाल खास पेशकश में इतना ही।